जय भीम। मैं हूं अशोक दास। बिहार की राजनीति अभी देश भर में चर्चा में है और उसकी वजह है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसमें दो फाड़ हो चुका है। चिराग पासवान अपने चाचा से अलग हो गए हैं और परसों मुलाकात हुई है चिराग पासवान की श्याम रजक जी से, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और एक बिहार की सियासत में एक कद्दावर नाम है, बड़ा नाम है। सर, मुलाकात की वजह क्या रही? देखिए, एक तो माननीय श्री रामविलास पासवान जी से मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहे और कई दशक का मेरा संबंध रहा है। कोई नज़दीक का संबंध नहीं रहा है, बहुत कई दशकों से। और हम लोग साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने का काम किया है। दलित के सवाल पर, पिछड़े के सवाल पर हम लोग बराबर लड़ाई लड़ने का काम किए, बिहार में भी और देश के कई राज्यों में भी। और एक पारिवारिक संबंध बन गया था और उस पारिवारिक संबंध के कारण जो हमारा कर्तव्य बनता है उनकी मृत्यु के बाद, तो वहाँ उनके परिवार के लोग गए थे। चिराग जी से भेंट हुई थी और लोग से भेंट हुई थी, लेकिन उनकी धर्मपत्नी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि वो कष्ट में, दुख में थी। तो मेरा दिल्ली आना का मेरा यही था पर्पस कि मैं आ करके अपनी भाभी श्री, जो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना पासवान जी से मैं मिलूं और मिल करके उनको नमन भी करूं और उनको इस बात का एहसास कराऊं कि आपका एक देवर तो धोखा दे करके खंजर मार करके चला गया है, लेकिन मैं भी उस भूमिका में रहा हूं। हर संभव मैं आपकी सहयोग के लिए और इसमें आपके साथ रहूंगा। ये बात हमने कहने के लिए ही जाना था और एक शिष्टाचार बस मैं वहाँ गया और वहाँ मिलने का काम किया। सर, आपने कहा कि पारिवारिक संबंध हो गए हैं रामविलास पासवान जी की फैमिली से, तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान के लिए आप चाचा ही हुए हैं, है ना? तो एक जो जिस दौर से गुजर रहे हैं चिराग पासवान, तमाम तकलीफ़ें होंगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके चाचा उनके साथ ऐसा करेंगे। कितनी तकलीफ़ में है चिराग अभी? देखिए, नेचुरल है। रामविलास जी जहाँ कार्यकर्ताओं को, समाज के उन वर्गों को एकजुट करने में लगे रहते थे, वहीं अपने परिवार के लोगों को में भी किसी तरह का विभेद नहीं, सबको एकजुट करके रखने का काम किया। अकेला शख्स जो समाज को भी जोड़ा, पार्टी को भी जोड़ा, कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ा। परिवार के सभी लोगों को हर दुख सुख में अपने साथ जोड़ने का काम किया, या यूँ कहें कि अपने से ज़्यादा अपने भाइयों के प्रति वो ज़्यादा रहे समर्पित और उनके हर दुख में, सुख में उनके साथ रहे। तो ऐसे समय में उन लोगों का दायित्व बनता था कि उनके सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी को सहयोग करना। ऐसे दुख की बेला में उनकी पत्नी को दुख के बेला में खड़ा रहना, लेकिन उन्होंने सत्ता के लालच में और अपने स्वार्थ में उन्होंने छुरा भोंकने का काम किया। चिराग पासवान जी को भी और उनकी धर्मपत्नी रामविलास भाई के श्रीमती रीना पासवान जी को भी। मैं वही पूछ रहा था कि कितने अभी दुख में हैं चिराग पासवान, उनके परिवार में, जो है अपने चाचा की जब छुरा भोंकने का काम किया तो एकाएक दुश्मन एक होता है कि पहचाना जाता है, लेकिन घर में रह करके अगर कोई दुश्मन बन जाए तो उतना बड़ा आघात नहीं लगता है किसी को, सबसे बड़ा आघात लगता है। और वो आघात की पीड़ा से वो दोनों लोग, उनकी माँ और उनके पुत्र, दोनों लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दुखित हैं। पार्टी राजनीति तो अलग सवाल, लेकिन जब परिवार का आघात होता है तो उससे तो उबरना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये श्री पशुपति कुमार पारस जी ने बड़ा ही, कहा जाए कि इसको जितनी भी निम्न कोटि का बात कहा जाए, उस कोटि का उन्होंने काम किया है। जी सर, अगर हम देखें पशुपति कुमार पारस की ही बात करें तो जो लोग तमाम उनके खेमे में खड़े हैं, कहीं ना कहीं उसमें तमाम बाहुबली लोग हैं और एक जो दलित पिछड़े की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे रामविलास पासवान जी, उस तरह के लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं। तो और अभी जो चिराग जी के साथ हैं, क्या पार्टी कार्यकर्ता हैं और समर्थन मिल रहा है? देखिए, संसद अलग हो जाना अलग चीज़ है। संसद अलग हो गए अपने रणनीति के कारण, राजनीति के जो खेल रहे हैं उसके कारण। उन लोग को भी रामविलास जी ने ही जिता करके भेजा था
और उनको ये मानते थे कि वो हमारे सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे। लेकिन उन लोगों ने स्वार्थ में बसंती कुमार पारस जी को आगे बढ़ा करके और उनके यानी कहा जाए कि तीर बना करके और उस तीर से प्रहार करने का काम चिराग जी को किया। लेकिन मैं ये बता दूं कि इस राज्य में जो अनुयायी रामविलास जी के रहे हैं और रामविलास जी के जो समर्थक रहे हैं, वो चिराग जी को ही रामविलास जी के धरोहर के रूप में भी विरासत के रूप में मानते हैं। इन दिनों लगातार तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं, चिराग पासवान को सांत्वना भी दे रहे हैं और उनको अपना भाई बता रहे हैं, चिराग पासवान भी बता रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में दोनों एक साथ एक मंच पे देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज देश में दो धारा चल रही है। एक है गोलवलकर की धारा और एक है अंबेडकर, गांधी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर की धारा चल रही है। तो सीधी सीधी है कि अंबेडकर की धारा और गोलवलकर की धारा। गोलवलकर की धारा जो मानने वाले लोग हैं, वो देश के जो कर्मिक लोग हैं, जिसकी व्याख्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने करने का काम किया, उसके खिलाफ जो सामंत सोच के लोग, जो मठाधीश लोग हैं, वो लोग हैं और उस धारा से जो जुड़ेंगे वो उसी लोग के अनुयायी होंगे। और एक धारा है जो गरीब मजलूम, चाहे वो सवर्ण जाति भी हो, बाबा साहेब ने उसके लिए भी लिखा है। संविधान में हर लोगों को उन्होंने अधिकार देने का काम किया। यहाँ तक कि नारी जो वर्ग रही, नारी को भी उन्होंने सबसे ज़्यादा अधिकार देने का काम किया। जबकि हेडगेवार या गोलवलकर की जो धारा रही है, वो नारी को सम्मान देने की बात नहीं करती है। तो इस धारा के लोग जो हैं, अम्बेडकर की धारा के लोग की सीधी सीधी लड़ाई हो गई है। तो निश्चित रूप से उस विरासत के ही पुंज हैं चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान जी के अंदर भी तो वो धारा है। तो निश्चित रूप से वो धारा जब जागृत होगी, तेजस्वी जी ने उस धारा को आगे बढ़ाया है। तेजस्वी जी ने 2019 के चुनाव में पढ़ाई, लिखाई, कमाई, सुनवाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई बात कही और उससे नौजवान भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे। लेकिन जो बात अंबेडकर साहब ने कही थी, जो बात रामविलास जी ने भी कही, जो बात हमारे नेता लालू यादव जी भी कहते रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा हमारा मूल है उसके उत्थान का। लेकिन उदारवादी जो सवर्ण जाति के लोग हैं, सर्वजन लोग हैं, उसके प्रति भी वही ममत्व, वही प्रेम है और उनकी भी लड़ाई हम ही लड़ेंगे, क्योंकि हम उसको भी अलग नहीं मानते हैं। तो तेजस्वी जी को तो बता दिया, तेजस्वी जी जब लड़ाई लड़े, अलग बात है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरे, लेकिन सत्ता के जो साजिश रहा, उस साजिश के तहत इनको विपक्ष में बैठना पड़ा। नंबर 2 की पार्टी जो गोलवलकर की पार्टी रही, उस पार्टी पालकी ढोने का काम कर रही है। और जो गोलवलकर के अनुयायी जो तीसरी पार्टी रही, श्री नीतीश कुमार जी, 43 सीटें पर सिमट करके अब गोलवलकर के पालकी पर सवार होकर करके हवाखोरी करने का काम कर रहे हैं। तो वो साजिश तो चलते रहेगी। लंबा इतिहास है, हजारों वर्षों का, कि जो आगे बढ़ता है, जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है या उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। लड़ाई चल रही है, कई बार लड़ाई लड़ा गया है और कई लोग, चाहे पेरियार साहब हों, चाहे आपको अंबेडकर साहब हों, चाहे आपको फूले साहब हों, लंबी लड़ाई है, ललित यादव जी हों, कई लोगों ने, कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या कहा जाता था कर्पूरी ठाकुर को, जब गरीबों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, तो चंद मुट्ठी भर लोग कहते थे कि कर्पूरी कहाँ से आई, और मैं उसके आगे नहीं कहना चाहूँगा, लोग जानते हैं। अधर अस्तूरा और मजाक उड़ाया जाता था। लालू यादव जब गरीबों की बात कहे, चरवाहा विद्यालय की बात कही, तो उनको भी जोकर बना दिया गया। लेकिन वो अपनी लड़ाई पर कोई समझौता नहीं किया, लड़ाई लड़ते रहे। आज भी कई तरह के उनको साजिश के तहत, हम उस पर नहीं विवेचना करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने समझौता नहीं किया। तो आज
वही है, फिर समय आ गया। और ये कहा जाए कि अंतिम अब पायदान पर ये लड़ाई चली गई है, और इस लड़ाई में एक आर पार की लड़ाई है। इस लड़ाई में मुझे लगता है जो मुझे चिराग पासवान जी की मानसिकता, उनकी वक्तव्य, उनकी भाव से लगता है कि वो इस लड़ाई में अंबेडकर की धारा के साथ आएंगे, और तेजस्वी जी और चिराग जी दोनों मिलकर के इस धारा को मजबूत करेंगे। तो तमाम जो देश के जो एनडीए के खिलाफ या गुलवर्कर के खिलाफ लोग हैं वो एकजुट होंगे, और एकजुट होकर करके गुलवर्कर की धारा को परास्त करेंगे। सर, जो भी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी किसी दलित पिछड़े की सरकार बनेगी किसी राज्य में, लेकिन उत्तर प्रदेश में बना, बिहार में बना, और कुछ स्टेट में, साउथ में तो बना है। क्या अब यह मान लिया जाए कि बिना लोहिया और बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात किए बिना, इनकी विचारधारा को सामने रख कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी मजबूती से, खुलकर, तभी देश बचाया जा सकता है, और जो गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, और जो गरीब में भी गरीब लोग हैं, सवर्णों में भी, उन सबको अधिकार दिया जा सकता है? देखिए, आप 2014 का चुनाव देख लीजिए, गुलबर्गा के लोगों ने भी पिछड़ा की बात कही, कहा कि हमारा प्रधानमंत्री अति पिछड़ा का होगा, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अति पिछड़ा का नाम दे करके अति पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को भ्रमित कर करके सत्ता हासिल करने का काम किया। लेकिन ये धारा, ये जो भ्रम फैलाने की बात है वो बराबर नहीं चलती है। जनता एक बार फंसती है, क्योंकि जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो बड़े ही उदारवादी और सीधे साधे लोग हैं। वो मार खा करके भी वो अपने विचारों से समझौता नहीं करते, विचारों के प्रति वो प्रतिबद्ध रहते हैं। तो एक बार चल गया, लेकिन अब लड़ाई आर पार की है, और निश्चित रूप से जो भी होगा वो दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों और जो उच्च वर्ग के सर्वजन के लोग, चाहे जो हमारे तेजस्वी जी A to Z कहते हैं, उन सब लोगों को ले कर के और लड़ाई जीती जाएगी। हम आश्वस्त हैं कि लड़ाई इस बार गुलवर्कर के लोगों की परास्त होगी। जिस तरह से वो साजिश पर साजिश कर रही है, अगर उनको आश्वस्त होते तो इतने साजिश वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि 2 बार उन्होंने साजिश कर करके बना लिया। अब तो उनको बंगाल में उनको काफ़ी कोशिश करके भी, हर तरह का प्रपंच रच करके भी उनको खाई में गिरना पड़ा। तो अब वो धारा चल चुकी है, धारा अब अंतिम पायदान पर इस हस्तिनापुर में उन लड़ाई का फैसला होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है, तेजस्वी जी और चिराग जी अगर साथ आते हैं तो बिहार की राजनीति में क्या बदलता देख रहे हैं? देखिए, बिहार में तो अब ये बदल रहा है, और चिराग जी, तेजस्वी जी जब साथ हो जाएंगे, दोनों युवा हैं, दोनों उदारवादी भी हैं, जब दोनों एक साथ आते हैं तो जो लड़ाई आज जिस धारा से चल रही है उसमें इतनी तीव्रता आ जाएगी कि आने वाले बड़े से बड़े पहाड़ भी टूट करके धराशायी हो जाएंगे। तो ये थे श्याम रजक जी, जिन्होंने तमाम बातें कही तेजस्वी जी और चिराग जी की जो पॉलिटिक्स के बारे में, अपनी मुलाकात के बारे में। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मैं अशोक दास, दलित दस्तक के लिए। जय।